अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक सेहत व सलामत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री आजकल पढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था वुड्स डिस्पैच। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच 1854 में जो प्रेसिडेंट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में, उसने एक एजुकेशन डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि लॉर्ड डलहौसी था, और प्रेसिडेंट था इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था चार्ल्स वुड। वो ये इसी ने इशू किया था, इसीलिए इसका नाम वुड्स डिस्पैच रखा गया, या इसी नाम से जाना जाता है, या मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिस्पैच का मतलब है भेजना या डिलीवर करना। ठीक है, अच्छा, वुड्स डिस्पैच कब भेजा गया? 1854 में। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा कहाँ की तरफ? इंडिया को। ठीक है, इंडिया में उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौसी। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस थे, कुछ सजेशंस थे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, उसको चेंज करने के हवाले से। ठीक है, तो जो वुड्स डिस्पैच था, ये एक एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि इंडिया को फॉलो करनी थी। उसमें एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें चेंज लाने के लिए ये बनाया गया था। तो इसने किस चीज़ पे जोर दिया वुड्स डिस्पैच ने? प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, जो कि इंग्लैंड में चल रहा था उस टाइम, यूरोप में चल रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, इंग्लिश लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। प्रैक्टिकल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल यूजेस, बेनिफिट्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। तो ये भी उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, ये सिस्टम भी, यानी जो वुड्स डिस्पैच था उसमें भी यही चीज़ें बताई गई थी। और उसने बड़ा अपोजिशन की, किस चीज़ की? ओरिएंटल व्यू ऑफ लर्निंग, यानी जो इससे पहले सिस्टम लाया गया था कि इंडियंस को इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन लैंग्वेज के बारे में, इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जा रहा था, उसको बड़ा अपोज किया। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने और एक चीज़ पढ़ी, जो प्राइमरी स्कूल्स थे वहाँ पे उसने सजेस्ट किया कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। ठीक है, लोकल तरीके से पढ़ाया जाए। हाई स्कूल्स में दोनों, यानी इंग्लिश प्लस लोकल जो डायलेक्ट है, लोकल जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए, और कॉलेज लेवल पे इंग्लिश ही में पढ़ाया जाए, यानी इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्पैच ने, जो वुड्स डिस्पैच था, उसने ये चीज़ भी रिकमेंड की कि स्कूल एस्टेब्लिश किए जाए, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ हुई, कलकत्ता में एक, बॉम्बे में, मद्रास में, जिसका तर्ज यानी मॉडल लंदन बेस था। अच्छा, जो वुड्स डिस्पैच है उसके क्या बेनिफिट्स थे? बेनिफिट्स इसके यही थे कि इंडियंस को पता चला, दे रियलाइज द एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। उनको पता चला कि ट्रेड एंड कॉमर्स से हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, उससे उनको वो रियलाइज़ हो जाएगा जब वो इंग्लिश लैंग्वेज या यूरोप का लिटरेचर वगैरह, यूरोप में जो एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे, उस लैंग्वेज से, उस पढ़ने से, उस इल्म से उनको पता चलेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स कितना ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, उसका और एक बेनिफिट क्या था कि इंडियंस को वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, वहाँ की चीज़ों के बारे में, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कितना आगे है, उसके बारे में भी पता चलेगा जब ये लागू हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। ठीक है, उसके बाद एक और फ़ायदा इसका ये था, क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया। उससे जब उनको पता चलेगा यूरोप में कौन से गुड्स प्रेफर किए जाते हैं, वहाँ पे कौन से गुड्स बनाए जाते हैं, वहाँ किन चीज़ों की डिमांड है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज गुड्स। तो उससे क्या होगा, जब वहाँ के गुड्स के बारे में पता चलेगा तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश जो गुड्स बना रहे हैं उनका डिमांड बढ़ जाएगा इंडिया में। ठीक है, अच्छा, उसके आउटकम्स के बारे में जानते हैं। इसका आउटकम, नतीजा ये निकला कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कायम किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में
प्रेफरेंस दी जा रही थी कि जिसको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश लैंग्वेज जानता हो, उसको रखा जाता था, उसको प्रेफरेंस दी जाती थी, तरजीह दी जाती थी, ठीक है। जो बाकी एजुकेशन थी उसको नेगलेक्ट किया जा रहा था। इस एजुकेशन ने क्या आउटकम दिया कि एक क्लास ऑफ क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स पैदा हो गए, बहुत सारे क्लर्क्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स का ग्रुप पैदा हो गया, एक क्लास पैदा हुआ, एक ग्रुप पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश ये भी समझता था कि वुड्स डिस्पैच से क्या होगा, मॉरल कैरेक्टर इंडियंस का बिल्ड होगा, ठीक है, यानी इखलाकियात बढ़ जाएंगे, इखलाकियात उनमें आ जाएगा, क्योंकि ये समझते थे इंडिया इज़ एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, ठीक है। तो वो इसी इंग्लिश लैंग्वेज से वो हमारे जो कल्चर जब पढ़ेंगे, हमारा नॉलेज जब पढ़ेंगे, तो उसी से वो सिविलाइज्ड यानी उनका मॉरल कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो उसी से वो ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बन जाएंगे। जब वो हमारा लिटरेचर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्लाई ऑफ लेबर्स मिलेगा, सप्लाई ऑफ क्लर्क, सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलेगा, जो कि डिपेंडेंट और ट्रस्टवर्दी होंगे, भरोसा करने के लायक होंगे। ये हमने वुड्स डिस्पैच में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये दोबारा मैंने समझाने में कामयाब हो गया, ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स, कि लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, क्या आपको कोई आइडिया है कि प्री ब्रिटिश यानी ब्रिटिश से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा था। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स, क्या आपको ये आइडिया है, कभी ये ख्याल आया कि कैसे वो जाते थे, या जा भी रहे थे स्कूल या नहीं जा रहे थे। इफ देयर वेर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश, अगर वो स्कूल थे भी तो ब्रिटिश के रूल के अंडर उनका क्या हुआ, उन स्कूल्स का क्या हुआ। तो इसमें हम एक और टॉपिक है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम ये टॉपिक है आज का, ठीक है। 1830s में एक स्कॉटिश मिशनरी, स्कॉटिश बोलते हैं जो स्कॉटलैंड का रहने वाला हो, और मिशनरी बोलते हैं जो कि मज़हब फैलाने के लिए आया हो, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आया हो किसी फॉरेन मुल्क में, उसको बोलते हैं मिशनरी। यानी ये स्कॉटलैंड का एक मिशनरी था, ठीक है। उसने क्या किया, बंगाल का टूर किया और बिहार का टूर किया, ठीक है। बंगाल गया और बिहार गया, ये किसके कहने पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे उसको बोला गया कि आप हमें रिपोर्ट दो, जो कि एजुकेशन ऑफ वर्नाक्यूलर स्कूल्स है। वर्नाक्यूलर मैंने आपको बोला जो जहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, लोकल लोगों के ज़रिए पढ़ाया जा रहा था, लोकल टीचर्स होते थे वहाँ पे, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, वहाँ उनको बोलते हैं वर्नाक्यूलर स्कूल्स, ठीक है। तो कंपनी ने उसको बोला विलियम एडम को कि आप वहाँ ये चीज़ कि हमें रिपोर्ट दे दो कि वहाँ पे एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है, एजुकेशन की क्या क्या स्टेटस है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट एडम स्मिथ ने प्रोड्यूस किया वो बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग निकला। तो उसने क्या देखा वो हम पढ़ेंगे। फाउंड 1 लाख पाठशालाज इन बिहार एंड बंगाल, उसने बिहार का और बंगाल का जब टूर किया तो उसने देखा कि 1 लाख पाठशालाज बोलते हैं हिंदी में स्कूल्स को, 1 लाख पाठशालाज लगभग उनको मिले। ये जो पाठशालाज थे ये छोटे छोटे इदारे थे, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस वेयर दीज विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, तो एक एक पाठशाला में खाली 20-20 स्टूडेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वेर ओवर 20 लाख, यानी टोटल अगर मिलाया जाए बिहार और बंगाल में जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 20 लाख से ज़्यादा। टोटल स्कूल्स थे 1 लाख, यानी स्टूडेंट्स थे 20 लाख, ओवर 20 लाख। दीज इंस्टीट्यूशंस वायर सेट बाय वेल्दी पीपल, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, ये जो इदारे थे, ये जो पाठशाला थे, ये इनको अमीर लोग एस्टेब्लिश करते थे या लोकल कम्युनिटी के लोग एस्टेब्लिश करते थे, या कभी कभी ऐसा होता था कि जो गुरु होता था, जो टीचर होता था, वो पाठशाला गांव में स्टार्ट करता था। अच्छा, उसमें क्या था उस रिपोर्ट में जो विलियम एडम्स ने दिया, और कुछ चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसमें था ये कि ये जो सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें कभी भी कोई भी चेंज की जा सकती हो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो कि रिजिड नहीं था, जिसमें रिजिड बोलते हैं जिसमें कोई चेंज ना लाए जाए। ये जो सिस्टम था वर्नाक्यूलर स्कूल्स का, तो ये क्या था, फ्लेक्सिबल, इसमें कभी भी कोई भी चेंज लाई जा सकती थी उस टाइम। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जो
आजकल जो स्कूल के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो, कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी, ना कि सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। स्कूल वो ऐसे नहीं लगता था जैसे कि आजकल हम देखते हैं स्कूल्स की कंडीशंस, तो वो स्कूल नहीं लगता था। अच्छा, और एक चीज़ क्या थी उसमें, नो फिक्स्ड फ़ी, वहाँ पे कोई फिक्स्ड फीस नहीं ली जाती थी। नो प्रिंटेड बुक्स, वहाँ पे बुक्स भी नहीं थी जो कि प्रिंटेड जैसे हम आजकल देखते हैं। ठीक है। नो स्कूल बिल्डिंग, वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग भी नहीं थी। स्टूडेंट्स को ओपन में पढ़ाया जा रहा था, किसी पेड़ के नीचे वगैरह ऐसे ग्राउंड में पढ़ाया जाता था। नो बेंच, तो बेंच भी नहीं थी। ठीक है। नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस। ठीक है, सेपरेट क्लासेस भी नहीं थे, ब्लैक बोर्ड नहीं था, चेयर नहीं थे, बेंच नहीं थे बैठने के लिए बच्चों के लिए। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स भी नहीं थे जिसपे उनके अटेंडेंस वगैरह जैसे हम आजकल देखते हैं। नो एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं था। ठीक है, मतलब स्कूल जैसा कुछ नहीं था ऐसा जैसा हम आजकल देखते हैं। नो रेगुलर टाइम टेबल, जैसा आजकल टाइम टेबल होता है, ठीक है, टाइम के हिसाब से हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो वैसा कुछ नहीं था। क्लासेस वेर हेल्ड अंडर ए बनियान ट्री, तो बनियान ट्री एक बड़ा दरख्त है, इंडिया में पाया जाता है, तो उसके अंडर, उसके शेड के अंडर, उसके साए के अंडर बैठते थे बच्चे, टीचर बैठता था तो और उनको पढ़ाता था, या किसी गांव के कोने में पढ़ाता था, या किसी दुकान के कोने में, या किसी मंदिर में पढ़ाता था। ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पे पढ़ाया जाता था, या गुरु के होम में या टीचर के घर में पढ़ाया जाता था। ऐसे पाठशाला फंक्शन करते थे। जो फीस था वो डिपेंड होता था पेरेंट्स के इनकम पे, उनकी कितनी आमदनी उस पर वो डिपेंड करता था। जो अमीर होते थे, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो अमीर होते थे वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा पे करना होता था, गरीब कम पे करते थे। ठीक है। टीचिंग वाज ऑरल एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो टीचिंग थी वो ऑरल थी, यानी ज़ुबानी वो बोलता था, कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह कुछ नहीं यूज़ करता था जैसा हम आजकल करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो गुरु डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, जैसा उसको लगता था कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है, उनकी क्या ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से वो डिसाइड करता था मुझे उनको आज क्या पढ़ाना है। ठीक है। स्टूडेंट्स हैड नॉट सेपरेटेड क्लासेस, स्टूडेंट्स के पास सेपरेट क्लास नहीं थे। सब बच्चों को, चाहे वो 8वीं का हो, 10वीं का हो, चाहे वो सेकंड क्लास का हो, फर्स्ट क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, सबको इकट्ठे बिठाया जाता था। उसके बाद टीचर उनको ग्रुप्स में इंटरेक्ट करता था उनके साथ। ठीक है, यानी सारे बच्चे एक ही जगह बैठते थे। उसके बाद टीचर्स ग्रुप्स में, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट को अलग पढ़ाता था, सेकंड को अलग ग्रुप पढ़ाता था, लेकिन बच्चे एक ही जगह पे होते थे। अच्छा, एडम ने क्या देखा, जो ये सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल था, इसमें कभी भी चेंज लाए जा सकती थी। फ्लेक्सिबल उस चीज़ को बोलते हैं इसमें चेंज लाए जा सकते, जो कभी भी अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सूट करता था लोकल लोगों को, उनकी ज़रूरियात को, ये सिस्टम। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लासेस होल्ड हो जाते थे जब हार्वेस्ट टाइम होता था, जब फसल की कटाई का टाइम आ जाता था, तो बच्चे बिजी हो जाते थे अपने फील्ड्स में, वहाँ पे पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, तो स्कूल जो होते थे क्लोज हो जाते थे उस दौरान। तो जैसे ही हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म होता था, फसल की कटाई या ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद स्कूल दोबारा स्टार्ट होते थे। तो इसका मतलब ये था कि जो किसानों के बच्चे थे वो भी पढ़ सकते थे, यानी इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, तो यू कैन मैसेज मी on WhatsApp, or even you can comment on YouTube channel. Thank you.